हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि मेरा होगा रुक्मिणी प्रकाशन बुक के थ्रू होगा, रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस वाले पोर्शन को देखने वाले हैं। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला गया है कि गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए, गोफ नृत्य जो हो जाएगा आपका गोवा का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। ये जो है सिग्मो उत्सव के ऊपर जो होता है ये नृत्य किया जाता है, सिग्मो उत्सव के ऊपर। और जो गोवा का मुख्य नृत्य कौन कौन से हैं उसको भी आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, गोवा का और मुख्य नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे। एक होता है कोलाई, कोलाई के बाद होता है रनमाले, कोलाई, रनमाले घोरे, मोडनी, मुंडो, धनगर, टोनी मेल, फुगड़ी, ये सभी जो है गोवा के जो है लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं बिहार के लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सामा चकवा जट जाटिन, झिंझिया नृत्य, कजरी नृत्य, विदेशिया नृत्य जो हो जाएगा आपका बिहार का हो जाएगा। वही बात करते हैं तो यहाँ का उड़ीसा का देख लेते हैं, और उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। तो उड़ीसा का हो जाएगा आपका झूमर नृत्य जो है उड़ीसा का है। चैती घोड़ा जो है उड़ीसा का है। 10 कढ़िया पाला उड़ीसा का है। दलखाई जो हो जाएगा उड़ीसा का हो जाएगा। उसी तरह से देख लेंगे हम यहाँ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य का देख लेंगे तो रासलीला जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रामलीला भी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ख्याल एक होता है, ख्याल जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नौटंकी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नौटंकी, स्वांग, दादरा, चरकुला, ये सभी जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवराय के पहाड़ी जो है एक हिस्सा होता है। तो देखिए, सेवराय के पहाड़ी जो होता है, दक्कन के पठार जो होता है सह्याद्री का एक हिस्सा होता है। और देखते हैं सेवराय पहाड़ी जो हो जाएगा आपका पूर्वी पठार का एक हिस्सा होता है, जो कि उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक लगा रहता है। आगे बात करते हैं। देखिए, इंडियन मैप के अनुसार देख लेते हैं हम इसको। तो इंडियन मैप यहाँ पे बनाइए, इंडियन मैप के अनुसार देख लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, और जस्ट लगले में आपका आ जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो उड़ीसा से लेकर के यहाँ तमिलनाडु नीचे में है, तो तमिलनाडु तक जो है सेवराय की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले बता देते कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल कब किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं कि देखिए, इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब तक था। तो देखिए, इंदिरा गांधी का कार्यकाल के बारे में देखते हैं हम। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल मेरा हो जाएगा, इंदिरा गांधी का कार्यकाल हो जाएगा आपका 1966 से लेकर के 1977 तक था। कब तक था। तो 1966 से लेकर के 1977 तक था। और उसके बाद एक टर्म जो था बैठे थे। उसके बाद 1980, उसके बाद हो जाएगा आपका 1980 से लेकर के एसेसिनेशन तक, मतलब कि 1980 से लेकर के 1984 तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा था। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही भारतीय संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था कहाँ से। तो यूएसएसआर से लिया गया था, मतलब कि रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। अगर वही मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार को रसिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर से लिया गया है। उस टाइम जो था 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो कि अभी बढ़ करके एक और बढ़ा दिया गया है, जो कि 2003 में संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसके अंतर्गत जो है एक बढ़ गया है, तो 11 हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है एक बढ़ा है, तो हो जाए कितना, बढ़ करके कितना हो गया है। तो 11 हो गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गया है। और 46वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य बढ़ा था कितना, कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर जो है उपलब्ध कराना है। ये जो था आपका 2002 में 46वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th
9th नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए विटामिन 12 जो है अतिरक्तता कारक, ये सही हो जाएगा। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, ये भी सही हो जाएगा। विटामिन डी जो बोला गया है कि बंध्यात्व रोधी कारक, यही गलत हो जाएगा। विटामिन के हो जाएगा प्रतिस्कर्वी कारक, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 को नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है। तो देखिए ध्रुवों पर पिंड का भार जो होता है भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए किसी भी मान लिया जाए कि एक मैप के अनुसार देख लेते हैं कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा, मतलब कि विषुवत रेखा पर हो जाएगा। तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार जो होता है आपका न्यूनतम होता है, वही ये दोनों जो हो जाएगा पोल हो जाएगा, तो पोल पर हो जाता है क्या, महत्तम हो जाता है। तो ऑप्शन यही पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। तो देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये भी सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाता है, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिकरण और विवर्तन जो है ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो इन तरंगों के माध्यम से कणों के संचार की दिशा के लंबवत दिशा के कंपन करता है, कि इन तरंगों के माध्यम में कण तरंगों के संचार की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करता है। ये वही तरंग है जिसके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग अलग हो जाता है, अनुदैर्घ्य अलग होता है। अनुदैर्घ्य जो यांत्रिक तरंग है, लेकिन यहाँ पे सत्य असत्य को नहीं पहचानना है। तो क्या पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। तो देखिए इन तरंगों के माध्यम जो है कण के संचार दिशा के लंबवत दिशा के कंपन करता है। तो 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान जो है महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान के प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था जो है उनमें से एक नहीं है। तो देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है आपका किया गया था 29 अक्टूबर 1920 को किया गया था। ध्यान दीजिए कि इस तरह से गांधी जी से रिलेटेड नहीं है। आगे देखते हैं, काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है 10 फरवरी 1921 को किया गया था। आगे देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें गुजरात विद्यापीठ की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 1920 को किया गया था। ये वाले गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, और इसका जो स्थापना किया गया था ये सेरामपुर कॉलेज की स्थापना जो है 1818 में कोलकाता में किया गया था। तो देखिए गांधी जी के असहयोग के कारण कौन कौन से नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 20 में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम, दूसरे नंबर पर हो जाएगा मिजोरम, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वही अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका यूपी के बाद आप देख लीजिए महाराष्ट्र के बाद देख लीजिए अपना बिहार की जनसंख्या जो है 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत में डी नहीं होगा इसका, क्योंकि दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा माना जाता है। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का अगर प्रमुख केंद्र माना जाता है तो बेंगलुरु को बोला जाता है। बेंगलुरु को जो है बेंगलुरु को जो बोला जाता है, इसको सिलिकॉन नगरी भी बोला जाता है, या इसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी आप बोल सकते हैं, तो बेंगलुरु के बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोलना चाह रहा है कि एम्फीफाइसिस निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो देखिए एम्फीफाइसिस जो है पर किसको प्रभावित करेगा, तो फेफड़ा को प्रभावित करेगा। अब फेफड़ा संबंधित ही बीमारी होती है एम्फीसाइसिस, जो कि ज़्यादा सिगरेट पीने से या ज़्यादा धुआं में रहने से ये वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसोरेकिया कोलाई में पाया जाता है। तो देखिए एसोरेकिया कोलाई जो है मनुष्य के आंतों में पाया जाता है, या इसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मनुष्य को जो होता है डायरिया हो जाता है। उसके बाद जो है मल से खून आने लगता है। आप जिसको आँव पड़ना बोलते हैं वो हो सकता है, वो वही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण में होता क्या है आखिर। तो ऑक्सीकरण देख लेते हैं हम कि ऑक्सीकरण में जो है तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है। तत्व या यौगिक में जो होता है ऑक्सीजन का योग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इससे जो हाइड्रोजन का जो है निष्कासन होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण में जो हो जाएगा हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो होता है ऐड होता है। आगे देखते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में वृद्धि होता है। यौगिक के विद्युत धनात्मक अवयव के अनुपात में कमी होता है। तत्व की संयोजकता में वृद्धि और ऑक्सीकरण होता है। तो तत्व की संयोजकता होती है उसमें वृद्धि होता है और ऑक्सीकरण हो जाता है। तो बोलना क्या चाह रहा है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का त्याग होता है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है पदार्थ का हाइड्रोजन का ग्रहण करना होता है, ग्रहण नहीं होता है, हाइड्रोजन का जो होता है त्याग होता है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन का ग्रहण करना होता है। तो ऑक्सीकरण में कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन का ग्रहण करना होता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य समूह जो है किससे प्रतिस्थापित हुआ है। तो देखिए शून्य समूह जो होता है रैमसे ने प्रतिस्थापित किए थे। कब किए थे इसको, तो इसको किया गया था आपको 1902 में किया गया था। और टोटल जो है किस में रखा गया है, तो 18 ग्रुप में रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इसका जो है हीलियम कौन कौन से हो जाएंगे, तो 6 तत्व जो हैं अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या के अनुसार जो है 6 तत्व जो हैं अक्रिय गैस है। कौन कौन से, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन। रेडोन जो होता है वातावरण में नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वातावरण में पाया जाने वाला तत्व अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा, तो आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक न्यूरॉन की कोशिका संरचना को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक न्यूरॉन की कोशिका संरचना को हम क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। क्या बोला गया है, सोमा बोला गया है। ड्रेड्रॉन जो होता है एक न्यूरॉन का ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 39 नंबर थोड़ा सा देखिए, स्कैन के कारण धुंधला हो गया, इसको पढ़ करके सुनाते हैं कि जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक और अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक उद्यम विभाग में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड को किसका दर्जा दिया गया है। तो देखिए किसका दर्जा दिया गया है, तो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है इसको। अब मझगांव डाक शिपयार्ड की स्थापना जो है 1992 में किया गया था। और अभी तक सितंबर 2024 तक ज्ञात के अनुसार जो है टोटल अगर बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। और वही महारत्न कंपनियों की संख्या की बात करते 25 है। तो अगर नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 है और महारत्न कंपनियों की संख्या जो है आपका 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो देखिए क्षैतिज पंक्तियां 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां मतलब कि ऐसे वाला संख्या जो है 7 हो जाती है और खड़े वाले संख्या कितना है, तो 18 है। तो इसको वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड के लिए समय t1 में त्वरण एवं तथा समय t2 में तथा समय t2 के लिए त्वरण t2 है गमन के साथ करता है। तो t1 एवं T2 पर क्रमिक अंतराल हो जाता है। तो इसका औसत त्वरण ज्ञात करें। तो औसत त्वरण इक्वल टू क्या हो जाता है, A1 इंटू T1 प्लस A2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस
T2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु का घर्षण बल निर्भर करता है। तो देखिए द्रव की प्रकृति पे करता है, सही है। द्रव से संबंधित गति के, ये भी सही हो जाएगा। वस्तु के आकार पे करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का वह आयतन, वह तापमान और दाब होता है जिस पर उन पदार्थों के चरण गैस, द्रव और ठोस जो है ऊष्मागतिकी साम में से एक रह सकता है। तो इसका कौन सा हो जाता है, तो त्रिक बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सम्मेलन जो होता है जो सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए क्या बोला गया है कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मुक्त होकर के प्रत्यान फ्री ऊर्जा बनाती है, तो ये तो हो जाएगा। और प्रत्यान ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। भोजन ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, तो सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन जलवाहक जो होता है बाहर निकलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलना चाह रहा है। 57 देखेंगे कि लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए लोक सेवा आयोग का जो है, इससे पहले अध्यक्ष थे मनोज सोनी जो है कि किसी कारणवश जो है अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए, उसकी वजह से जो है प्रीति सूदन को जो है लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ हो जाएगा प्रीति सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे 58वां जो है ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 58वां अवार्ड दिया गया है गुलजार साहब को दिया गया है और राम गुरु भद्राचार्य को दिया गया है, राम भद्राचार्य जी को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 58 के सी हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 बोलना क्या चाह रहा है कि 80 ओम प्रतिरोध का एक सेल है, मतलब कि R = दिया गया है आपका 80 ओम दिया गया है। फिर देखेंगे प्रतिरोधक के बीच विभवांतर V दिया गया है आपका 40 वोल्ट दिया गया है। तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है। V का मान आपका 40 दिया गया है, R का मान 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 मतलब कि 0.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी किसकी होती है। तो देखिए यूरेनियम तो खुद इसमें ईंधन होता है, प्लूटोनियम भी एक प्रकार का ईंधन ही होता है। तो किसकी बनी होती है, कैडमियम या बोरोन की छड़ की बनी होती है, जो कि अभिक्रिया को जो है नियंत्रण करने का कार्य करता है और न्यूट्रॉन को जो है अपने आप में अवशोषित करने का कार्य करता है। और देखते हैं इसमें कोई ग्रेफाइट जो होता है, इसका जो उपयोग होता है मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, D2O का उपयोग किया जाता है, या सिंपल वाटर का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम एंड बोरॉन का छड़ यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमरबेल किसका एक उदाहरण है। तो देखिए अमरबेल जो होता है प्रजनन परजीवी गलत हो जाएगा, अंतः परजीवी गलत हो जाएगा, परभक्षण गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा कि बाह्य परजीविता जो होता है प्रजनन अमरबेल होता है। जैसे किसी ट्री होता है, इनकेस मान लीजिए कि ये ट्री है, तो देखिए ये ट्री के ऊपर अगर आप छोड़ दीजिएगा, इसको फेंक दीजिएगा, तो ये जो हो जाएगा बाह्य परजीविता के अनुसार जो है अपने आप जो है बढ़ते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए एक प्रतिरोध = फार्मूला होता है, हम बार बार बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे क्वेश्चन होता है तो आप पहले फार्मूला को लिखिए। तो प्रतिरोध = फार्मूला होता है क्या, R = ρ × L/A। एल का हो जाए लेंथ हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा, और रो जो हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि चालक की लंबाई पर, तो देखिए लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। चालक की मोटाई पर, तो देखिए मोटाई पर भी डिपेंड करेगा। और उसके बाद देखते हैं चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो नेचर पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो इसमें टोटल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि दलहनी पौधे की जड़ों की गांठ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका होता है। तो देखिए दलहनी पौधे मान लेते हैं, तो एक प्लांट है दलहनी पौधे के। आइए देखते होंगे जैसे ही आप किसी मसूर वगैरह या चना वगैरह का डांठ को कबाड़ते होंगे तो इसमें एक छोटा छोटा गांठ टाइप का रहता है। ये सभी क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन से नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो वही बैक्टीरिया दलहनी पौधे की जड़ों की गांठ में पाई जाने वाला बैक्टीरिया किसका होता है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। टोटल क्वेश्चन अटेंड हो गया इसमें, और इसमें जो होता है आपको जो है 75 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास अगर आप इसको अटेंड करके आते हैं, 30 से अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर 25 प्लस अटेंड करते हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट बनने की संभावना 90% हो जाती है। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।